नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 100 प्रश्नों को हमने देखा था। आज 101 से 200 नंबर तक के प्रश्नों को देखेंगे। पूरे सिलेबस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों की ये श्रृंखला एक ऐसा रिवीजन प्रोग्राम है जिसमें आप इस पूरे पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी एग्जाम में। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, डेली टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। उसको ज्वाइन करके डेली आप फुल टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर कांटेक्ट करें। जितने भी वीडियोस हम लोग करंट के डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। 101 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये सब पाई जाती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसलिए माना जाता है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य गैस जो है ग्रीन हाउस गैसें उनकी तुलना में ज्यादा है, और सांद्रता ज्यादा होने के कारण ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है? जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। इसमें अत्यधिक वनोन्मूलन आपका हो जाएगा अगर पेड़ों को ज्यादा काटा जाएगा। तेल चालित वाहनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो ज्यादा प्रदूषण होगा, जलवायु परिवर्तन इससे होगा। और जीवाश्मिक ईंधन के जो प्रज्वलन किया जाएगा तो इससे भी होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? और ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर दे दीजिएगा बड़ी आसानी से, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ, दूसरी तरफ क्या करती है, ये टेम्परेचर को भी बढ़ाती है। तो जीवनदायिनी गैस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब सब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब पौधे उसको ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तभी ऑक्सीजन निकलती है। और भूमंडलीय तापन का कारण है तो हानिकारक भी है और लाभदायक लाभदायक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान करती है क्योंकि सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। और बाद में जब यही अवरक्त अंश अवशोषित हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां रहेगी वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो ये वाला नहीं, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी देखिए कितनी क्लिष्ट होती है, उसके लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये सारी गैसेस इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता? अगला प्रश्न, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हो जाएंगे, सल्फर के ऑक्साइड इसमें नहीं होंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में कोई योगदान नहीं देते, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए फिर यहाँ पर कई तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो मीथेन है, जलवाष्प, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन निकल जाएगा। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को आप याद रखिए, ये प्रश्न आपका कैसे भी पूछा जाएगा, घुमा फिरा के ये हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, अभी मैंने बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये 1824 की बात है। ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, यही उसका हॉट होना, गर्म होना, ये गर्म होना ही, यही क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहा जाता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। गैसें तो वही योगदान देंगी। अगला जो प्रश्न है, प्रदूषक और उनके दीर्घकालिक प्रभाव को सुमेलित करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इधर है पहला, लीवर और किडनी की क्षति। नाइट्रोजन ऑक्साइड इधर कैंसर है। धूल कण स्वास्थ्य संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ऐसे दिया हुआ है, सुमेलित करिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लीवर और किडनी ये दिया हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करने की समस्या होती है, हृदय को ये क्षति पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर को उत्पन्न करते हैं। और धूल कणों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। और सीसा, ये जो सीएनएस है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम है, इसको प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो 1 2 3 4 सीधा सुमेलित यहाँ पर दिए हुए हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला भी सुमेलन का प्रश्न है। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग, एस्बेस्टास, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही देखिए, बस केवल प्रश्न का ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। प्रश्न का वो जो पूछने का कहने का मतलब जो है पूछने का कि क्यों पूछा जा रहा है, वो वही है, मैं तरीका थोड़ा सा बदल दिए। तो एस्बेस्टास जो धूल है, ये फेफड़े को प्रभावित करेगी। जो सीसा है तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। पारा जो है ये उदर को प्रभावित करेगा, एब्डोमेन को। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त को प्रभावित करेगी। तो 3 1 2 4 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? जो हवा में तैरा करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में जो तैरते रहते हैं, उनका आकार क्या? तो 5 माइक्रोन से कम होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? इस्पात उद्योग जहां लगता है उसके द्वारा ये प्रदूषक मुक्त किए जाते हैं, वो पूछे जा रहे हैं। इस्पात उद्योग जहां भी लगेगा, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलेंगे। कोई बहुत अटपटा अगर आपको कुछ न दिया हो कोई तत्व, तो बाकी आप इसमें डी ही ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी को ही टिक करिए। इस्पात उद्योग में कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब कैसे निकलते हैं? ऑक्सीजन जैसे वहां पे भट्टी होती है, साथ में बहुत सारी मशीनें चलती हैं, है ना, ओवन लगाया जाता है। तो इन सब इतनी ज्यादा मशीनरी और ये सब पूरा सिस्टम होता है कि ये सब सारी गैसें निकल ही जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सामान्यतः प्रयुक्त या उपभुक्त पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन ये ऐसे दिए हुए हैं, यानी कि किसमें क्या पाया जाता है। लिपस्टिक जो होती है, शीतल पेय जो होता है, चाइनीज फास्ट फूड होता है, तो किसमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? किसमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग वो है। तो लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? जो लिपस्टिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो लिपस्टिक मोम, तेल, ऑक्सीकारक और प्रशामक इन सब से युक्त होता है। और इसमें लेड भी पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है। तो ये पहला जो है सीसा, ये जो दिया है ये सही दिया है। शीतल पेय जो होता है उसमें ब्रोमीनित वनस्पत तेल पाया जाता है, ब्रोमाइन वेजिटेबल ऑयल जो है ये शीतल पेय में पाया जाता है। ये आगे लिखा होना चाहिए, नीचे से शिफ्ट हुआ है। और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसके टेस्ट एनहेंसर के रूप में इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये तीनों सही दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सब ज्यादा का लिपस्टिक जो लोग लगा रहे हैं, लिपस्टिक उनको ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। जो ठंडा ज्यादा पीते हैं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, उनको ये नहीं पीना चाहिए। और आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप भाई अब चीजें हैं तो आप यूज करते हैं, खाते पीते हैं जो भी है, लेकिन अपने यहाँ का खाना सबसे ठीक है और नेचुरल जो है चीजें वो ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में सीसा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? लेड रहित पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल। तो लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जैव उपचारक से तात्पर्य क्या है? जैव उपचारक किसे कहते हैं?
तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन किया जाना, इसको क्या बोलते हैं? बायो रेमिडिएशन बोलते हैं, है ना। जैव जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन किया जाना, ये टर्म भी याद रखना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? जहां पे कोयला दहन होगा वहां से ये कौन से निकलते हैं? तो ये तीनों यहां से हो जाएंगे। डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड सब निकलते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, और ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, और ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, और ये कैंसर पैदा करता है। तो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है, कैंसर, रक्त संचार में व्यवधान, आनुवंशिक परिवर्तन, मृदा में विद्यमान खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। तो दूसरा निकाल दीजिए, तो दूसरा निकलेगा तो ये नहीं होगा, एक ही ये नहीं होगा, और तीसरा सही ही है, तो सी ऑप्शन। ऐसे एलिमिनेट भी कभी कभी करने की जरूरत है अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, किससे संबंधित है चेरनोबिल दुर्घटना? नाभिकीय दुर्घटना है, भूकंप है, बाढ़ है, अम्लीय वर्षा है? 1986 की बात है, 26 अप्रैल की तिथि थी। रूस में एक स्थान पड़ता है चेरनोबिल। तो रूस से चेरनोबिल, जो रूस में जो चेरनोबिल है उसमें परमाणु केंद्र में एक नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, और अभी तक की ये मानवीय भूलों में सबसे बड़ी मानवीय भूल के कारण ये हुई थी। और इसमें रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, अनेक व्यक्तियों की जानें चली गई थी, लोग हताहत हुए। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, इसका भविष्य में भी प्रभाव पड़ता है, अगली पीढ़ी पे भी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनी थी? भोपाल गैस त्रासदी, तो ये थी एमसीआई। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन कार्बाइड प्लांट था, 1984 की यह बात है। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये एमसीआई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, और इसका रिसाव हुआ था, जहरीली गैस थी। तो 10,000 से अधिक लोग, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, वो मर गए थे। 50,000 से अधिक लोग ये घायल हुए थे, और भविष्य का जो प्रभाव इसका है वो तो जानते ही। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस रही थी, ये अलग से भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। इसलिए नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती हैं किससे? बताइए। वो बनी होती हैं पॉलीमर से, इसीलिए वो नष्ट नहीं होती। आप उसको दबा दीजिए, सैकड़ों साल तक ऐसे पड़ी रहेंगी मिट्टी के नीचे और नष्ट नहीं होंगी, अपक्षय नहीं हो पाता इनका, है ना। तो ऐसी प्लास्टिक की थैलियों का हम लोगों को प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, वातावरण के लिए सही नहीं है। कथन कारण का प्रश्न है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। और दूसरा है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश, अगर मृदा प्रदूषण होगा तो श्रृंखला में प्रवेश कर जाएंगे, और इसी कारण से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेंगे तो मनुष्य के शरीर में जाके ये नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि इसी कारण से ज्यादा खतरनाक है। अगला जो प्रश्न है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी मैं जब डिस्कस करता हूं तो बोलता ए ऑप्शन हो, कहीं गलत लग जाता है, तो उसको आप जो व्याख्या कर रहा हूं उसको देखिए, है ना। और कहीं एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन चीजों को ऐसे कभी कभी टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जैसे 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, एक दो क्वेश्चन में वो बी की जगह सी आंसर प्रिंट हो गया, व्याख्या में सही दिया है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है, उसको सही भी किया जाता है। लेकिन ये मानवीय भूलें हैं जो होती रहती हैं, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि 100% बिल्कुल नहीं हो ही नहीं सकती, होती है। होनी नहीं चाहिए, चाहिए अलग बात है, लेकिन होती है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख के उसको सही किया कीजिए। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा, जल, वायु, कौन सा प्रदूषण? तो उर्वरक का जो भी प्रभाव है वो सब पे पड़ता है, मृदा पे भी, जल पे, वायु पे। ये तो बिल्कुल, अब जितना ज्यादा उर्वरक यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर जितना ज्यादा यूज हो रहा है, उससे पूरे एक श्रृंखला ही गड़बड़ हो गई है। मानव और पशुओं का आहार जो है उसमें ये व्याप्त हो चुके हैं हर तरीके से, और उसका कारण है कि मृदा, जलवायु सब पे प्रभाव डालते हैं। यूट्रोफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, इसी कारण से कि वो जल प्रदूषण का भी कारण है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इनमें से भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान।
तो अगर देखा जाए तो किसी वस्तु में उत्पन्न जो सामान आवाज होता है उसी को ध्वनि कहते हैं। अगर वो सामान्य से ऊपर हो जाता है तो प्रदूषण, शोर हो जाती है। तो इसमें जो है, जो सबसे ज्यादा आवाज कौन करेगा? जेट उड़ाने करेंगी, तो ये अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेंगे। निम्नलिखित ये जो दिए हुए हैं तीन ऑप्शन, भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हो रहा है, उस पर वृद्धि जो हो रही है प्रस्फुटन की, उस पर चिंता व्यक्त की गई है। और इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? कहने का मतलब क्यों? तो ज्वारनदमुख में से पोषकों का प्रसाव, और मानसून में भूमि से जलवाह, और समुद्रों में उत्प्रवाह, ये तीनों कारण है। भाई जो शैवाल प्रस्फुटन है वो कैसे होगा? पोषक तत्व जब पहुंचेंगे वहां पे, है ना। मानसून से भूमि में जब जलवाह होगा, भूमि से तो उसमें पोषक तत्व, और समुद्रों में जो उत्प्रवाह होगा तो नीचे के जो खनिज होंगे वो आ जाएंगे। तो तीनों कारण, और इससे फिर शैवाल प्रस्फुटन होगा, क्योंकि इसको तो अब मिल गया ना जो चाहिए था तत्व। तो ये इस कारण से ये, और शैवाल प्रस्फुटन कभी सही नहीं होता है, ये वहां के वातावरण को दूषित कर देता है, जल प्रदूषण का कारण बनता है। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, ये यूपीएससी के प्रश्न है, दो तीन ये डाले गए। अम्लीकरण बढ़ रहा है, और ये घटना क्यों चिंता का विषय है? कैल्शियमी प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। दूसरा है कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। अम्लीकरण बढ़ेगा तो ये दोनों चीजें होंगे। तीसरा है कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अम्लीकरण बढ़ने से ऐसा कोई डायरेक्टली आपको ऐसा प्रमाण नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। तो एक दो तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है किस उद्योग में? कागज, चमड़ा, ये रेयान, वस्त्र उद्योग। चमड़ा, कागज ऐसे दिया है, तो ये जो चमड़ा उद्योग है, रासायनिक प्रदूषक सबसे बड़ा ये है। और ये मृदा प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इसकी जो यहाँ से जो जल निकलता है, इस जो चमड़ा की फैक्ट्रीज होती हैं, वो जाके नदियों में, नालों के माध्यम से, और हमारा फिर नीचे रिस के जाता है ना, भूमिगत जल में भी मिलता है। तो चमड़ा उद्योग, औद्योगिक मलबे से सबसे ज्यादा रासायनिक प्रदूषण जो फैलाता है वो यही है। निम्नलिखित में से कौन, देखिए कितनी बदबू आती है, अजीब सी स्मेल आती है। आप कानपुर, आगरा के पास जाइए तो देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्माग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। तो इसमें जो यूट्रोफिकेशन है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, अभी बात हुई ना, तो ये जल से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन सुपोषण, जल में जब पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है ना, तो वहां पे शैवाल, एल्गी का विकास हो जाएगा। बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा फिर कम हो जाएगी, तो वहां के जो जलीय जीव होंगे उनको दिक्कत होने लगी। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मापनक मानदंड है? तो ये किसके लिए है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अपमापन के लिए ये एक जो है, अमापन के लिए, पारिस्थितिक तंत्रों में, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बीओडी का, है ना, जैव ऑक्सीजन मांग का। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, है ना, अपघटित होने के लिए। अगर कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होना चाहते हैं तो जल, ये घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा इससे क्या हो जाएगी? घट जाती है। और घुलनशील ऑक्सीजन की जो मात्रा घटती है, तो मात्रा घट जाती है तो उसकी मांग फिर बढ़ जाती है। भाई जितना, जो चीज जितनी कम होगी उसकी मांग उतनी तो ज्यादा होती है। तो मांग, उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मांग बढ़ती है ना, तो उसी को डिमांड बोल देते हैं, ऑक्सीजन, बायो ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसकी मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की ही मात्रा नापेंगे। अभी वही बीओडी के बारे में जो बता रहे थे, तो वही प्रश्न है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कहा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। पश्चिम बंगाल में ये ज्यादा समस्या पाई जाती है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। दामोदर जो नदी है इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। हुगली की ये सहायक नदी है, ये भी कई बार पूछा गया। दामोदर किसकी सहायक है?
तो ये हुगली की सहायक नदी है। ठीक है। जैविक मरुस्थल, औद्योगिकरण जो उधर वहां वहां पे हुआ, गिरिडीह और दुर्गापुर के पास आप देखेंगे तो कोयला खदानें हैं, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। तो वहां पर सब इसमें डिस्टरबेंस हो गया, इसके जल का उपयोग हुआ, प्रदूषण भी फैला। नॉक्सी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो फ्लोराइड प्रदूषण के कारण यह होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में वैसे पाया जाता है, मसूड़ों और दांतों के लिए वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन अगर फ्लोरोसिस नामक रोग भी इससे हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि इसका अत्यधिक संरक्षण, मतलब इसका अत्यधिक संरक्षण हो, मतलब वो हो गया है, अत्यधिक मात्रा में इसको मिल गया है। पहले तो संरक्षित करेगा। आप ऐसे सोचिए, कोई चीज है जैसे थोड़ी मात्रा में रहेगी तो अच्छा लगेगा। कई चीजों, कई बार ऐसा रिश्तों में भी होता है। तो मतलब कई बार जैसे एक्स्ट्रा केयर भी बुरा हो जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोरोसिस नामक रोग भी हो जाता है। अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से कोबड़ पीट की संभावना भी हो जाती है। हड्डियों के जोड़, विशेषकर मेरुरज्ज में कमजोरी आ जाती है, तो ये ध्यान रखना। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। तो इनमें से एक तो कनाडा हो जाएगा, एक नॉर्वे, एक और तीन बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अम्ल वर्षा कनाडा, नॉर्वे सबसे ज्यादा। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये जैसे जर्मनी यहाँ पर दिया है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ जो इंडस्ट्री लगी है, जो मिल्स लगी हैं, वहां से ये उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद में ये नॉर्वे और स्वीडन में जाके वर्षा करते हैं। नॉर्वे और स्वीडन में जाके यहाँ से निकलेगा, इन क्षेत्रों से, जर्मनी में, यूनाइटेड किंगडम से, यहाँ से जब निकलेगा और जाके फिर वहां पे वर्षा करेगा। ठीक है। कनाडा और जो अन्य स्कैंडिनेवियाई देश है वो अम्ल वर्षा की चपेट में है। बहुत नुकसान भी इससे होता है। यूएसए एवं कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता भी इसी कारण से किया गया था। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? वर्षा जल प्रदूषित होगा, हिम प्रदूषित होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है ना? तो यही मार दीजिए, एक और दो, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? वही प्रश्न घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। तो नाइट्रस और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो ये साइक्लोन डिवाइडर जो होते हैं, ये वायु प्रदूषण की रोकथाम की नहीं विधि है, ये है ना। ये क्या होते हैं? तो गैसीय व कणकीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के, जैसे बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो साइक्लोन डिवाइडर इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। सेपरेटर, कलेक्टर और स्क्रबर, ये प्रयोग किए जाते हैं, और बैक फिल्टर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साइक्लोन डिवाइडर का प्रयोग ये नहीं किया जाता है वायु प्रदूषण के लिए। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश, एस कभी कभी ये वाला सा भी रहता है, ये वाला, है ना, तो वो भी यही सही है। ऐसा ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा ये से सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है, पहला बिल्कुल सही है। कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में इसका रिप्लेसमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से बना होता है, और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होते। ये गलत है, तत्व होते हैं विषाक्त तत्व। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र होते हैं, तो उनमें फ्लाई ऐश मिलता है, कोयला जल जाता है तो ऐश वहां पे राख बचती है, फ्लाई ऐश। और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब मिलते हैं, विषाक्त तत्व पाए जाते हैं, विषाक्त होते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाई ऑक्साइड इसमें नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पे आप आइए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसमें पाए जाते हैं। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन साइनाइड भी दिया होता तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैस से मिलती है। फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन ये सब रसायन इसमें मिलते हैं। निकोटीन भी मिलता है इसमें, है ना। कैंसरजनीय होता है। आंख, नाक, गले में जलन हो सकती है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ये सब चीजें हो सकती हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण है, इंडोर वायु प्रदूषण का। तो इंडोर वायु प्रदूषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेडान गैस होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रंगहीन गैस है, ये गंधहीन गैस है ना। और रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। फेफड़े और कैंसर, कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर जो है, तो फेफड़े में कैंसर या रक्त कैंसर इन सब की संभावना इसके द्वारा उत्पन्न होती है। शहरों में आप देखेंगे तो ये जैसे घर बहुत इकट्ठे इकट्ठे हवादार घर नहीं होते हैं, तो जो लोग कंजेस्टेड घरों में रहते हैं उनमें ये समस्या हो सकती है। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। दोनों बातें ये सही है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़ों में बढ़ती नहीं है, घट जाती है। जाड़ों में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घटती है, तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही, आर गलत है। दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च तो रहता है, ये सही है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ये वर्षा के द्वारा, जैसे जब वर्षा होती है तो उसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओस के द्वारा भी होता है। जो भी धूल है, धुआं है, ये सब व्याप्त रहता है वायुमंडल में, तो गैसीय अपशिष्ट जो है वो जब वर्षा होती है तो धुल जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। तो एक प्राकृतिक सफाई होती है, जैसे आप गाड़ी धुलते हैं, अपनी कपड़े धुलते हैं, वैसे। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जस्ता, तांबा, निकेल ये तीनों तो जल प्रदूषण है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषण नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पूछा जाए कैसा प्रदूषक है, तो ये वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक है, ये जल प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। लाइकेन जो है इसको प्रदूषण संकेतक माना जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पेड़ों की छाल पर उगे हुए होते हैं लाइकेन, आपको दिख जाएंगे। और शैवाल व कवक के द्वारा इसका निर्माण होता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण कर मतलब करती हैं। और इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन और रहने के लिए स्थान दे देते हैं। तो एक दूसरे पे सहजीविता का जो प्रभाव है वो इसमें देखा जाता है ना। और अगर वायु प्रदूषण होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव लाइकेन पे पड़ता है। संवेदनशील होते हैं, जैविक सूचक का कार्य करते हैं। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? तो अभी बताए थे, जो पत्थर का कोयला होता है उसको जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है जहाँ पे कोयले का उपयोग होता है, वहां से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है। हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है इससे। और ये गैस जो है हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त होती है। समझ रहे हैं? और अगर ये अंदर पहुंच गई तो आपका जो रक्त का संचालन है वो बंद होगा, उसमें समस्या होगी, परिवहन नहीं हो पाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, घुटन महसूस होने लगेगी। बहुत हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? बेशक कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो वही हो जाएगा इसका उत्तर भी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए
और प्रश्न बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, हो जाएंगे प्रश्न, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो। अगला जो प्रश्न है, वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, कौन सी धातु? तो लेड, अभी बताया था ना, सीसा रहित पेट्रोल, रट लीजिए, सीसा रहित पेट्रोल की बात होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेड जो है वो वायु को प्रदूषित करती है। तो पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है कि हमारा पेट्रोल जो है वो शीशे रहित है, शीशा इसमें नहीं है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? ये नाइट कार्बन मोनोऑक्साइड होगी या नाइट्रोजन, कौन सी ऑक्साइड होगी? मोटर कार हो चाहे सिगरेट का अधूरा प्रज्वलन हो, है ना, इससे निकलने वाली गैस की बात की जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, बी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन वही क्रिया और सब जो समस्या है वो तो पढ़ ही चुके हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, अगर ये पूछा जाए तो ये इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक है ही है। तो आप लोग स्मोकिंग अगर कभी ट्राई करते हो, अजय देवगन की तरह अगर आप एसपी बनने चाहते हो, पहले ही आप सोच रहे हैं कि देख लिया जाए जब एसपी बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है? अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उनको प्राथमिक कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये प्राथमिक है, द्वितीयक नहीं है। बाकी ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों द्वारा साधारणतः वातावरण के जो पदार्थ हैं उनकी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तो उनको द्वितीयक कहा जाता है। जैसे ओजोन है, पेरोक्सोएसिटिल नाइट्रेट है, ये सब जिसको पैन बोलते हैं, स्मॉग है। तो ये सब द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं। ये और ये प्राथमिक प्रदूषक है। इसके अलावा प्राथमिक में और भी याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये सब ध्यान रखिए। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सामान्य परिस्थितियों में, ए ऑप्शन इसका प्रमुख वायु प्रदूषक है। और ये 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों और 10% मात्रा इसकी जो कोयला का जलना है, स्वचालित वाहन, इन सब चीजों से। और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 50% ऑटोमोबाइल से होता है, फिर इसमें सिगरेट के धुएं में भी ये होती है। और सर्वाधिक उत्पादन इसका वैसे देखा जाए तो ये परिवहन से होता है। ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? जब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है तो पहले इसका मतलब समझिए। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग, और जो शब्द है स्मॉग इसको कहते हैं ना, स्मॉग। तो स्मॉग में दो चीजें हैं, एक तो है स्मोक और दूसरा है फॉग, है ना। तो गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे जब फॉग मिलता है तो स्मॉग बनता है। तो इसमें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषकों को जन्म देते हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन, इन सबको। तो इसी के कारण से प्रकाश रासायनिक कोहरा जो है वो उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें योगदान देता है, बी ऑप्शन इस कारण से सही हो जाएगा। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से जो भी धुआं निकलेगा तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये उपस्थित होते हैं ना। तो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ ये क्रिया करते हैं और हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके द्वितीय प्रदूषकों को जन्म देते हैं, ये पूछा जा रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जीव निम्नीकरणीय कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, पूछा जा रहा है। तो इसमें से प्लास्टिक नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, पारा नहीं है, रबर जो है ये जैव निम्नीकरणीय है। अगर आप इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो कुछ दिन बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैव विघटित प्रदूषक है, तो प्रदूषक भी है, गंदगी है, लेकिन जैव विघटित है तो वाहित मल है, वेस्ट स्टूल जो होता है वो जैव विघटित होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा है?
मतलब प्रदूषण कहलाते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है? ह्यूमन काज्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको? तो उनको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 दिया हुआ है। दूसरा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997, ये सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यही गलत है, क्योंकि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? हम्म कार्बन व्यापार तो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या रिलेटेड है ये आप लोग बताएंगे। ये तो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे है ये बताइएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमानी पिघलेगी। सागरीय तल में अगर हिमानी पिघलेगी टेम्परेचर बढ़ने से तो उत्थान होगा। मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा। ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो ये सारी चारों बातें पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी सब सही हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था? राष्ट्रीय हरित मिशन, तो राष्ट्रीय हरित मिशन ये झारखंड में शुरू किया गया था। ये आउटडेटेड थोड़ा सा प्रश्न हो गया, गलत सेलेक्ट हुआ है, इसको होना नहीं चाहिए। और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन था राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। तो उस समय ये शुरू किया गया था, 2015 की बात है, और ये आउटडेटेड है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो जो 8 मिशन है, उन 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान जो इसमें केंद्रित किया गया है, 2008 की ही बात है। इसमें आणविक ऊर्जा शामिल नहीं है, आणविक ऊर्जा नहीं होगी। सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, वनारोपण, ये सब है, आणविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें 8 ये जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, इसमें कौन कौन से 8 मिशन है ये भी जानने चाहिए आपको। तो इन 8 के नाम आप सुन लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी इफिशियंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, और क्या सस्टेनेबल क्या, तो सब में सस्टेनेबिलिटी तो एक लगी हुई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 8 इसमें शामिल थे। आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये प्रकाशन हुआ था 2008 में, अभी बताया ना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो यह है न्यूजीलैंड, ये ध्यान रखना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2005 में ही इसने लगा दिया था, है ना, भूमंडलीय तापन के लिए ये टैक्स लगा दिया था। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश से नीचे ला चुके होते हैं। और दूसरा है कि कार्बन, अगला है तीसरा, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। तो ये तीनों बातें तो सही हैं। अगला जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय जो भी उस समय वर्तमान बाजार मूल्य होता है उसके आधार पर होता है, कोई निर्धारित मूल्य ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन इसका यही इनकरेक्ट है, यही सही हो जाएगा, यूपीएससी में पूछा गया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है जैव सुरक्षा समझौते से, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 जनवरी 2000 को ये स्वीकार किया गया और 2003 से ये लागू हुआ। 2003 में 11 सितंबर से लागू हुआ और ये 29 जनवरी 2000 को इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में यूएनएफसीसी के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। ये युक्ति कौन सी है? तो ये है स्वच्छ विकास युक्ति। स्वच्छ विकास युक्ति, क्लीन डेवलपमेंट डिवाइस, सीडीडी। सीडीएम इसको युक्ति को मशीन भी, सीडीएम इसको भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वच्छ विकास युक्ति, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है ना? डिवाइस की जगह इसको मशीन करिए, ज्यादा सही है। तो सीडीएम के लिए कौन सा सही नहीं है? ये हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, सही है। ये ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया, ये भी सही है। ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो निषेध करने की बात इसमें नहीं की गई है। ऐसा क्यों करेगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर? तो 1997 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो, जापान का क्योटो शहर, वहां पर ये सम्मेलन हुआ और इसी में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। 16 फरवरी 2005 से प्रभावी ये हुआ, बहुत बाद में 97 में ये अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 से ये प्रभावी हुआ। अगला जो प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्योटो में हुआ था 1997 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, पहला सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, तो ये गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थिति है ना, तो उससे ये उस पर चिंता जाहिर करती है, उसके नियंत्रण के लिए। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ठीक है। तो तीसरा सही है, मीथेन हानिकारक तो ज्यादा ही है। पहला और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है और सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया जाता है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो मीथेन गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा प्रभावी और ज्यादा हानिकारक होती है। कौन सी पूछ ली जाए तो मीथेन, आप बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सीधा जलवायु परिवर्तन से आप संबंधित इसको बताएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से ये संबंधित है, यूएनएफसीसी से। और ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। ऐसा नहीं है केवल ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से, इसका सही बात की जाए तो ये सही बात है ना, इसका संबंध है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन क्या है, कब हुआ था? ये गठन जो हुआ था ये रियो दी जनेरियो में 1992 में। अब ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसकी बात अभी हो रही थी, यूएनएफसीसी की बात जो हो रही थी, तो ये रियो दी जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था इसका गठन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अंतरराष्ट्रीय जो संधि है, इसका गठन का तो 1992 का तो जो रियो दी जनेरियो सम्मेलन है वही। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये 21 मार्च 1994 को हुआ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में ये समय विश्व के 197 देशों में ये क्या है, ये अभी पुष्टि किया जा चुका है, ये 197 देशों में लागू है, वो उसको मान्यता देते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में कार्बन प्राच्छादन संग्रहण में सहायक है? लैंग्वेज देखिए, यूपीएससी का प्रश्न है। हिंदी की इसीलिए सत्या पिट जाती है कि आधे से ज्यादा तो समझ में ही नहीं आता है। तो समोच्च बांध, कंटूर डैम,
अनुपद सस्यन, रिजिड सेसेस, जीरो जोएडेक, शून्य जुताई, है ना। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ये कौन सा कार्बन प्रच्छादन संग्राहक है? तो इनमें से ये सारे के सारे हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ये सब जो है ये पद्धतियां कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है। निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का, तो ये अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्रायोजेनिक मतलब उसका टेम्परेचर से रिलेशन है। अगर बर्फ है, ग्लेशियर है, तो हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना वहां से लिया जाता है। और अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे जो प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है इसको माना जाता है। तो ये क्या होता है? ये आई स्कोर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार जो कक्षीय मार्ग है, जलवायु परिवर्तन से रिलेट कीजिएगा, खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं। पृथ्वी की घूर्णन अवधि की तीव्रता यानी कि जो उसका झुकाव है, विषुव अयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या अपसौर की स्थिति जो होती है, और सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन का खगोलीय सिद्धांत आप लेके, तो खगोलीय में ये सौर विकिरण नहीं आएगा। ये सब सिद्धांत तो खगोलीय में आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा, ये सब नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई? अगला जो प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, और दूसरा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव। तो मौसम या जलवायु परिवर्तन जब होगा तो खाद्य सुरक्षा पर जब संकट आएगा तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा तो क्या होगा? एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन इसका सही है। फसलों की उत्पादकता, फसलों पर प्रभाव सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? अब ये करंट में कभी कभी आंकड़े आते हैं तो चेंज होते हैं, लेकिन चीन ही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अभी भी चीन ही सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है। सबसे ज्यादा फैक्ट्री, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण वही इस समय है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये टोटल की बात हो रही है उत्सर्जन में, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? तो पेरिस में ये हुआ 2015 वाले की बात हो रही है, और ये था 21वां। शुभ है, ऐसे याद रखिए, पेरिस जलवायु सम्मेलन 21वां, 21 रुपए शुभ होते हैं ना, आप देते हैं किसी को। तो परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ ये पेरिस में हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो यह है भूटान में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 60% कम से कम वहां पे बनाए रखने का प्रावधान। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब सरल वाला पोर्शन आ गया, बीच में एक वो सम्मेलन वगैरह वाला आया था। यहाँ भी कम प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी कमीशन या अन्य छोटे आयोग में यूपीएससी पूछे गए तो 10-15 सवाल इसीलिए वो बड़े थे। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 2013 से ये फैसला लिया गया। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो सिंबल है, वो प्रतीक चिन्ह जो है वो ज्वाइंट पांडा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्या है? ज्वाइंट पांडा। और विश्व वन्यजीव कोष ने 1961 में जब स्थापना इसकी हुई थी, तभी से ज्वाइंट पांडा को अपना प्रतीक चिन्ह बना लिया था। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, किसके लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? भारत की संस्था है, भारत के ये स्थान दिए हैं। तो ये कहाँ है? नेशनल की बात हो रही है, नई दिल्ली में है ये, ऐसे याद कर लीजिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, नई दिल्ली। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो 1977 में यह स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में ये स्थित है।
और बाकी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भवाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना संस्थान है ये, अनुसंधान की दृष्टि में देखा जाए वनों से संबंधित। और 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। कब? 1991 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? तो ये 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम का सन ऐसे सुमेलित करने का, तो 25 अक्टूबर 1980। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर चल रहा है पीसीएस के लिए। 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लागू इसी तिथि को हुआ था। 66 धाराएं इसमें है। वन्य जीव, भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया, सिंपल सा पूछा जा रहा है। तो ये 72 में। वही प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, पारित और लागू। तो लागू पूछा जाए चाहे पारित, उसी साल पारित उसी साल लागू हो गया। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का शुभारंभ किया गया? तो जनवन योजना ये इंपॉर्टेंट है अभी भी। झारखंड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय प्राणीजात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीठ कूर्म यानी लेदर बैक टर्टल, अनूप मृग कौन से संकटापन्न है इनमें से? तो इनमें से देखा जाए तो ये सब संकटापन्न की ही सूची है। सी ऑप्शन, सब संकट से ग्रस्त है। घड़ियाल, पीठ क्रूम यानी लेदर बैक टर्टल, अनूप मृग, ये सब संकटापन की श्रेणी में आते हैं। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वामन प्राकृतिक रूप से भारत में पाए जाते हैं। कौन से? प्राकृतिक तौर पर भारत में कौन कौन से मिलते हैं? तो स्पाइडर वामन को यहां से निकाल दीजिए। बाकी तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर ये मिलते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सदाबहार वन जो है मध्य, जो मतलब ये स्पाइडर जो वानर है, इसकी बात अगर करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, यहाँ पर नहीं मिलेंगे स्पाइडर वानर, बाकी ये भारत में मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी कौन सी संकटापन्न जातियां हैं? तो इनमें से ये दोनों को संकटापन्न घोषित किया गया है। सी ऑप्शन, मगरमच्छ भी है और हाथी भी है। आईयूसीएन द्वारा इसको जारी किया जाता है ना। ये जो सूची है कि संकटापन्न कौन है, तो आईयूसीएन जारी करेगा। किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो 80% से अधिक भारत में अगर पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, 80.3%। केरल का, यहाँ पे जो केरल दिया है इसका लगभग 50%, और मध्य प्रदेश का लगभग 25%, और पश्चिम बंगाल का केवल 18.96 तो 19, 25%। केरल का लगभग 50% और इसका 80% से ज्यादा। नए आंकड़े और भी देख लेना चाहिए हम लोग। कुल मिला के 80% से अधिक वन आच्छादित अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र की मात्रा अगर देखा जाए क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो ये सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। नागालैंड का सर्वाधिक वन आच्छादित, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, और हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित, तो ये भी सही है, डी। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, सही है। लेकिन नागालैंड कहा जा रहा है कि सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, तो ये गलत है ना। ये मिजोरम है। सर्वाधिक वन आच्छादित अगर देखा जाए तो ये मिजोरम है। सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यही उत्तर है। 200 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन्य क्षेत्र है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है, मिजोरम अलग करके। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 85.41% यहाँ पर पाया जाता है वन क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा वो जैसे 80+ वाला जो प्रश्न पूछा गया था, अब देखा जाए तो लगभग 80% है यहाँ, लेकिन ऐसे मोटे तौर पर पूछ लिया गया कि लगभग 80% या 80 से ऊपर। अब यहाँ 79.5363 ये परसेंट पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर मेघालय में है, मेघालय में 76.33। तो वो वाला जो प्रश्न है ये अरुणाचल प्रदेश वाला, जहां पर 80% से ऊपर लिखा जा रहा है, ये 80% से ऊपर कहां पर है? तो ये वास्तव में इस समय देखा जाए 2019 के अनुसार तो
ये 79.63% पाया जा रहा है। बड़ा अच्छा, मतलब 80 के लगभग पाया जा रहा है, लेकिन ज्यादा तो है ही है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे के प्रश्न अगले एपिसोड में हम देखेंगे, फिर आपको एक मर्ज करके वीडियो दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज और हमारे आर ओ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक टेस्ट सीरीज का आपको पीडीएफ मिलेगा। आप ऐप पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी uppsctarget.com हमारी वेबसाइट है, उसके द्वारा कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी हम आपको ऐप पर दे देते हैं। इसके लिए कोई जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।